में कही गई बात भाषण कहलाती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सब सुन रहे हैं, तो ये भाषण है। और जब संभाषण में हो गया तो आपका और मेरा दोनों का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तब जाकर के वो समधन भाषण। मुझे भी बोलने का उतनी अवसर जितना आपको अवसर है, या मैं जितना बोलूँगा उतना ही आपको भी अवसर मिलेगा, ये होता है संभाषण। यानी इस विधा का हम इस आज के इस पीपीटी के माध्यम से हम इस विधा को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। भाषण हम लोग नहीं देते हैं, न प्रवचन करते हैं। हम जब कुछ बात कहने जाते हैं, आप सब गायत्री परिजन है तो एक ही बात हम लोग कहते हैं कि हम सब गुरुदेव की बात को रखने जाते हैं। तो गुरुदेव कहा करते थे, आप मेरा भोपू बन जाइए, माइक बन जाइए और आप कहेंगे और मेरी बात को कहेंगे। मतलब उसमें आपको जो कहना है वो गुरुदेव की बात को कहना है, और हम भी इसी भाव से जब जाते हैं किसी के बीच भी कहने के लिए कोई भी बात को, तो एक ही भाव होता है कि हम गुरुदेव के डाकिया हैं। गुरुदेव के संदेश को जो सामने वाली ऑडियंस है, जैसी भी ऑडियंस हो, यदि हम यज्ञ कराने जा रहे हैं, कर्मकांड कराने जा रहे हैं, कहीं किसी और जगह जा रहे हैं, तो जैसी गैदरिंग है उस अनुरूप गुरुदेव के विचारों को उन तक पहुँचाने का एक माध्यम बन करके हम जाते हैं। जब इस भाव से जाते हैं तो हमारी आधा काम जो है, वेल बिगन इज हाल्फ डन, जैसे कि हम बच्चों को भी सिखाते हैं, वो बात पूरी हो जाती है यहाँ से। कैसी? कि हम कौन हैं? तो हम केवल गुरुदेव के डाकिया हैं, या हम गुरुदेव की बात कहने वाले वो व्यक्ति है, या गुरुदेव हमारे माध्यम से वो कार्य कराना चाहते हैं। हम केवल गुरुदेव का एक माध्यम है, वी आर द इंस्ट्रूमेंट। जब ये भाव हमारे मन में आ जाता है, तब हमारा आधा काम वैसे ही पूरा हो जाता है। फिर कहते हैं, एक कथन है कि ईश्वर की तरफ आप एक कदम बढ़ाते हैं तो 4 कदम वो आपकी ओर चल करके आता है। ऐसे ही जब गुरुदेव के काम के लिए हम घर से कदम बढ़ाते हैं, किसी भी काम के लिए, तो गुरुदेव 4 कदम हमारे नज़दीक होकर के आते हैं। 4 हेलो। कदम हमारी ओर चलने का मतलब वो हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं, वो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, और हमारी पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, इसको दरकिनार करते हुए हमारे अंदर वो प्रतिभा विकसित करते चले जाते हैं कि हम हमारे सामने वाली ऑडियंस चाहे जैसी हो, हम अपनी गुरुदेव की बात को उसी भाव के साथ रखने के लिए सक्षम हो पाते हैं। ये किसका क्रम है? ये केवल गुरुदेव का क्रम है। तो जो मैं पहली बात कहने जा रहा हूँ, वो यही है कि हम पहली बात कोई भाषण करने नहीं जाते हैं, हम संभाषण करने जाते हैं। उसमें भी संभाषण इस भाव से करते हैं कि दिव्य क्षमता है, क्योंकि ये क्षमता किसने विकसित की है? गुरुदेव ने दी है, गुरुदेव की बात को कहने जाना है, तो गुरुदेव का काम है, गुरुदेव जाने। इस भाव के साथ हम कोई भी काम जब हम करना चाहते हैं, तो हमारा वो काम जो है सिद्ध हो जाता है। इसमें नीचे आप देख रहे होंगे लिखा है इसमें सत्यम वद प्रियम वद, है ना? ये तो बच्चों को सिखाने की एक बात है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य कैसा हो? प्रियम होना चाहिए, मतलब प्रिय लगने वाला होना चाहिए, हितकर होना चाहिए, किसी का उत्कर्ष करने वाला चाहिए, किसी को प्रोत्साहन देने वाला होना चाहिए। तो जो भी हम बातें कहते हैं, गुरुदेव की बातें कहते हैं, वो सत्य तो है, पर हमको प्रिय संभाषण के साथ बच्चों के बीच में रखने का अवसर गुरुदेव दें। इसी भावना के साथ आगे का क्रम मैं आपके बीच में रखता जाता हूँ। जी, युगल भैया, आगे चलें? वो स्पॉटलाइट किया है ना शायद। नहीं, तो स्लाइड तो घूमेगी, स्पॉटलाइट से उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, स्लाइड अपनी जगह है। जी भैया हो रहा है 2 मिनट में, मैं ट्राई कर रहा हूँ। जी। स्पॉटलाइट में बाकी ऑडियंस नहीं दिखेगी। हाँ, ठीक है, ये आ गया। जैसे देखिए, अब हम में से अधिकांश लोगों को, मैंने जब मेरी बात शुरुआत की थी, आपने बड़ा ध्यान दिया होगा उसमें कि ये मंच पर जाने का डर, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, जब जो फर्स्ट टाइम स्पीकर्स होते हैं, उनके अंदर, सबके अंदर ये डर सबसे पहले घर कर जाता है कि विल आई बी एबल टू डू और नॉट? मैं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी? पर इस डर को जीतने का एक ही मैंने सूत्र बताया है, कि ना ये 99% लोगों में होता है, होना भी चाहिए। और जब ये डर के ऊपर हम ओवरकम हो जाते हैं, इसको हम जीत लेते हैं, या यूँ कहें कि हम पहले ही प्रयास में जो अपने गुरुदेव की बात को पूरी तरह से रख पाते हैं, तो ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मंच पर जाने के लिए जो ये डर होता है, उसके 2-3 कारण होते हैं। पहली बात, हमारा पहला प्रयास हो सकता है, इसलिए हम डर रहे हों। दूसरा ये होता है कि हमारे पास जो सामने ऑडियंस है, जिसको हम जिनके सामने हम अपनी बात रखने जा रहे हैं, कि वो हमारे से ज़्यादा योग्य है। इस बात का डर रहता है, तब भी हमें कई बार मंच पर जाने का डर लगता है। जैसे मैं ये कहूँ, यदि मान लीजिए हम बच्चों से बात कहने जा रहे हैं, बच्चों से कहानी सुनाने जा रहे हैं, और उस कहानी को सुनने के लिए हमारे बीच में स्कूल के प्रिंसिपल भी अवेलेबल हैं, टीचर्स भी अवेलेबल हैं,
तो फिर एक डर अंदर से हो जाता है कि मैं अपनी तैयारी जो करके आई हूँ या जो करके मैं तैयारी आया हूँ, ये तो बच्चों के इस अनुरूप था। तो ये टीचर्स मेरा असेसमेंट कैसे करेंगे? क्या मैं अपने काम को पूरी तरह से कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? तो ये बात का डर हमारे बीच में रहता है। तो इसलिए भी हमको ये डर रहता है कि ऑडियंस हमारे सामने कैसी है? वो ऑडियंस कई बार हमारा डर क्रिएट करती है कि वो ऑडियंस के सामने हम पहली बार जा रहे हैं, कह पाएँगे या नहीं पाएँगे? या फिर हमने पहले छोटे-छोटे मंचों में गुरुदेव की बात कही है और कोई बड़ा मंच है, मान लीजिए कोई शिक्षकों की गैदरिंग है या कोई कॉर्पोरेट जगत में हमको जाना है या कोई ऐसे हम कहें कि विद्वजनों के बीच में हमको जाना है, जो हमसे ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं ऐसा हमें लगता है, तब जाकर के हमें ये डर हमारे बीच में आ जाता है ना? तो कई बार ये डर का एक कारण वो भी होता है। तीसरा डर का कारण एक होता है हमारे बीच में कि हम जो विषय वस्तु लेकर के जा रहे हैं, उसका हमारा या तो पूरी तैयारी नहीं है, पूरा अभ्यास नहीं है, इसकी वजह से भी कई बार हम डर की स्थिति में आ जाते हैं, है ना? तो इसके लिए ओवरकम करने के लिए मैंने बताया 2-3 कारण जो मूल रूप से रहते हैं, पहली बार का क्रम है या दर्शक दीर्घा में हमारे से योग्य व्यक्ति बैठे हैं, विभूतिवान, प्रतिभावान लोग बैठे हुए हैं या फिर हमारी विषय की तैयारी कमज़ोर है। तो अब इस डर को ओवरकम करने के लिए फिर हमारे के लिए क्या रह गया? सबसे पहला ये काम है कि जो सामने गैदरिंग है, उसके बारे में हम सोचें। तो पहले हमको ये सोचना है कि जो बात गुरुदेव की मैं इनके सामने कहने आया हूँ, ये बात इनको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो यानी जो विषय मैं लेकर के आया हूँ, ये विषय उनको नहीं पता है। ये बात कहने से अपने मन को ये कर लें, अपने आप को मन को ये समझा लें कि वो विषय मैंने तैयार किया है, मेरे गुरुदेव की बात है, उतने अच्छे तरीके से मैं ही रख पाऊँगा। इन्होंने हो सकता है वो विषय किसी और माध्यम से सुना पढ़ा हो, लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूँ क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हर बात को विलक्षण तरीके से कही है, लिखी है, बताई है, तो वो विलक्षण तरीका मैं करने जा रहा हूँ, इसलिए उस सामने की गैदरिंग का मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो विषय मैं लेकर के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जैसे मान लीजिए हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो कहानी ये हाथ खड़ा किया किसी भाई ने, रघुनाथ भाई ने। भैया कुछ कहना चाहेंगे तो हम आपको समय देंगे, अभी थोड़ा विषय को हम समझ लेते हैं, बाद में हम बात करेंगे। यदि कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी तो अपना नेटवर्क वगैरह चेक कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन निवेदन कर पीछे रहा भी था लेंगे जी। जी, निवेदन में कर रहा था कि डर का जो दूसरा कारण हमारा है कि हमारी तैयारी है या नहीं है। तो उस विषय को तैयारी करने के लिए हम आगे भी इस विषय को रखेंगे कि कैसे तैयारी करनी है, उस विषय पर बात करेंगे। बट हम जिस विषय को रखने जा रहे हैं, हमें वो विषय भली-भाँति हमारे ज़हन में बैठ जाना चाहिए। आप शब्दों की चिंता ना करें, बाकी और किसी की चिंता ना करें, लेकिन जो बात आप कहने जा रहे हैं, उस विषय वस्तु का खाका पूर्ण रूप से आपके दिमाग में आना चाहिए। ये होना चाहिए, ये यदि हमारी पूर्व की तैयारी है, तो दैट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस वो हमारे अंदर खुशी रहती है कि अब हम जा रहे हैं, मंच पर जा रहे हैं, पहली बार गुरुदेव हमको अवसर दे रहे हैं, इतनी बड़ी गैदरिंग में जाने का मौका दे रहे हैं, तो ये उस डर को ओवरकम करने के लिए मंच पर जाने की दूसरी तरह की तैयारी है कि आप उस तरह से तैयार करें कि हम गुरुदेव की बात रखने के लिए हमें अवसर मिला है, ये पहली खुशी है। वो विषय मैंने पूर्ण रूप से तैयार कर लिया है, ये मेरे अंदर का एक कॉन्फिडेंस है, जिसके आधार पर मैं वहाँ जा सकता हूँ या जा रही हूँ। ये 2 विषय हैं और तीसरा ये कि मैं गुरुदेव की डाँक लेकर के जा रहा हूँ, संदेश वाहक के रूप में जा रहा हूँ, गुरुदेव की बात कहने के लिए जा रहा हूँ, तो गुरुदेव आप मेरे साथ चलिए। ये 3 चीज़ें जब लेकर के आप अपने साथ चलेंगे, तो आप ये मंच पर जाने का ज डर जो है वो आपका नेक्स्ट स्लाइड में जो दिखाया गया है, देखिए वो कैसा व्यक्ति खुश है, जो मंच पे जा रहा है, देखिए उसकी खुशी देखिए। ये खुशी क्या बता रही है? ये खुशी बता रही है उसके अंदर का कॉन्फिडेंस। देखिए उसका एक हाथ मुट्ठी बंधी हुई है। वो इस बात का प्रतीक है कि वो जो विषय तैयार किया है उसके अंदर कॉन्फिडेंस है ना? मंच पर जाने से वो डर नहीं रहा है, उसको खुशी हो रही है कि मुझे अवसर दिया है। तो जब भी हम इस विषय को लेकर के किसी भी विषय को लेकर के हम कहीं जाते हैं, तो ये खुशी हम लेकर के जाएँ कि गुरुदेव मेरे साथ हैं, तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से मैं इस बात को दूसरे तरीके से बच्चों को भी समझाता हूँ, बड़ों को भी समझाने का एक क्रम हो सकता है कि एक छोटा बालक होता है या छोटा बच्चा है, जो अपने माता-पिता की उँगली पकड़ कर के चल रहा है, तो वो कुत्ते को भी पत्थर उठा कर के मार देता है। कोई बड़ा बच्चा यदि साथ में जा रहा था उससे, उसको थप्पड़ भी मार लेता है। उसे पता है कि इस स्थिति में मेरे साथ मेरे माता-पिता हैं, तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने से सबल व्यक्ति से भी वो टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाता है। उसे बच्चे को ये बोध हो जाता है कि मेरे माता-पिता मेरे पीछे खड़े हुए हैं, तो फिर वो निडर हो जाता है। वैसा ही साहस, वैसी ही खुशी हमारे अंदर भर जाती है, जब हम इस बात को स्मरण कर लेते हैं कि जो बात
मैं कहने जा रहा हूँ, गुरुदेव की बात है और गुरुदेव मेरे साथ हैं। बस इतना यदि आपने मन में ठान लिया, तो आप जब मंच पर जाएँगे तो वो एक नहीं है ना? तो डर को ओवरकम करने के लिए मैंने जो सबसे सरलतम उपाय थे, जो मैंने अपने जीवन में अपनाए हैं। मैं भी बताता हूँ अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव को आपके साथ साझा करता हूँ कि मैं 12वीं क्लास तक मैं कभी भी स्कूल के मंच तक भी नहीं गया था। पढ़ने में होशियार था, कह सकता था, अपनी बात कहने का पता था, लेकिन कभी भी पब्लिक स्पीकिंग के लिए मैं नहीं जा पाया, स्कूल के मंच तक भी नहीं जा पाया, किसी प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट भी नहीं किया। इस स्थिति में जाकर के आज ये स्थिति है कि हमारे सामने चाहे मुख्यमंत्री बैठे हों, प्रधानमंत्री बैठे हों या कोई भी बैठा हो, इस कॉन्फिडेंस के हम साथ जाते हैं कि हम गुरुदेव की बात कहने के लिए जा रहे हैं। ये कहाँ से बिल्डअप हुआ? उस बच्चे के अंदर वो जो 12वीं क्लास तक भी 18 साल की उम्र तक भी कभी मंच नहीं देखा, उसके भीतर कॉन्फिडेंस कैसे जगता है? कॉन्फिडेंस जगाते हैं गुरुदेव। तो हम उनकी बात कहने जा रहे हैं, इस भाव के साथ जाते हैं और थोड़ी-सी अपनी पूर्व की तैयारी रहती है, तो गुरुदेव चमत्कार करते हैं। मैं अपने शब्दों में कह सकता हूँ उसको कि आपको वहाँ जादू बिखेरते हैं गुरुदेव। ये आप खुशी लेकर के जाएँ। देखिए अगले स्लाइड में आप कैसे कहते हैं, तैयारी कैसे-कैसे होती है, किन-किन स्तर पर होती है, उसकी बात कहते हैं। आइए अब प्रारंभ करते हैं, है ना? प्रारंभ करें, कैसे प्रारंभ करना है? अब हमारे अंदर आवश्यक गुण कौन-कौन से होने चाहिए, है ना? तो ये है, यहाँ से शुरुआत होती है कि हमारे पास कौन-कौन से गुण होने चाहिए प्रवक्ता के अंदर या संभाषण करने के लिए हमारे पास कौन-कौन से गुण होने चाहिए। बताइए पहला गुण कौन-सा है? हम और आप सब जानते हैं कि कौन-सा गुण होना चाहिए इसके अंदर सबसे अंदर, बताइए? सबसे पहले ये गुण आता है कि हमारे पास जो मौका मिला है, ये हमारे लिए इम्प्रेशन क्रिएट करने का मौका है। यदि एक बार अभी हम जिस मंच पर हम तैयारी करने जा रहे हैं, ये विद्यालय का वो मंच है जहाँ भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है, बच्चे हमारी परीक्षा में बैठते हैं, गुरुजन हमारे से परिचित होते हैं, उस मंच पर हम जा रहे हैं। बावजूद इसके हमारा प्रथम प्रभाव, फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि हम जब वहाँ जाएँ, तो वो अगली बार आने के लिए हमें परमिशन लेने की ना ज़रूरत पड़े, वो हमसे ये पूछे हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद, भाई साहब या दीदी आप अगली बार हमारे बच्चों को प्रेरणा देने के लिए कब आ रहे हैं? और बच्चे मैं तो ये कहता हूँ कि शिक्षक भी ये कहते हैं कि अब इससे हमने भी बहुत कुछ सीखा है, तो हमें आप कब आपका जो है सानिध्य कब मिल रहा है, इस बात को ज़रूर लाला किया जाना चाहिए। आपने इसमें एक वाक्य लिखा है देखिए, उसमें एक वाक्य लिखा है, यू नेवर गेट सेकंड चांस टू हैव अ फर्स्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन ही आपका फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन होता है कि यदि वो इंप्रेशन यदि आपने गांठ लिया तो उसके बाद आपको आगे के लिए फिर जरूरत नहीं पड़ती है। अब कहते हैं कि भाई मान लीजिए कि पहला इंप्रेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले हम जाते हैं तो पहले मैंने बताया जो डर है उसको ओवरकम करके यदि आप जा रहे हैं तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो ही आपका पहला इंप्रेशन है, व्यक्ति उसी से प्रभावित हो जाता है। दूसरा चीज है हमारा शिष्टाचार, जो गायत्री परिजन हम लोग हैं, शिष्टाचार हमारे जीवन में कूट-कूट कर गुरुदेव ने भर दिया है। शालीनता जिसको हम कहते हैं, वो ऐसा दिव्य गुण है जिसके आगे सारे नतमस्तक हो जाते हैं। जब इस वेशभूषा में आप जाते हैं, पीला वस्त्र धारण करके आप जाते हैं, मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, आप ज्यादातर देखा होगा कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो जाते हैं कोट, पैंट, टाई लगा करके और बढ़िया सुंदर सा ड्रेसअप कर करके जाते हैं। इस भाव से जाते हैं कि हमारा पहला इंप्रेशन ऑडियंस के ऊपर पड़ना चाहिए कि नहीं बंदा तो स्मार्ट है। बट हम जिस मंच पर जा रहे हैं वहां पर हमारी वो स्मार्टनेस देखने का क्रम नहीं है। हम क्या लेकर के जा रहे हैं, हम भारतीय संस्कृति के सम्माहक बन करके जा रहे हैं। तो हमारे अपीयरेंस से हमारी वेशभूषा उसी हिसाब से होनी चाहिए कि ये भारतीय संस्कृति के सम्माहक है। क्या करना पड़ेगा बताइए, पहला इंप्रेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, प्रश्नोत्तरी हम लास्ट में कर लेंगे, है ना? तो आप बताइए कि जहाँ छूट जाएगा उसके लिए हम दोबारा रिकॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इंप्रेशन में मैंने कहा हमारा सबसे पहला गुण होना चाहिए कि हम इस गुरुदेव की पोशाक को पहन करके जाएं या ऐसी पोशाक धारण करें जो हमारी संस्कृति के अनुरूप हो। विशेषकर हम जब बच्चों के बीच में जाते हैं तो धोती कुर्ता न पहन करके पाजामा कुर्ता पहन करके जाते हैं और उसके ऊपर जो हमारा पाजामा कुर्ता ही है, बेशक जैसा भी है, वो उसके ऊपर वेल प्रेस्ड होना चाहिए। देखिए आप सकते हैं जो युवा का है ना वेशभूषा लेकर के जा रहा है, उसकी कुर्ता वेल प्रेस्ड है, उसके ड्रेस वेल प्रेस्ड है, वो नीट एंड क्लीन है, धुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने जो अश्वमेध यज्ञ में धोती कुर्ता सिलवाया था या कुर्ता पजामा सिलवाया था उसको लेकर के हम अब निकालने जा रहे, बोले गुरुजी का काम करने के लिए बड़े दिनों बाद मौका मिला है।
तो उस यूनिफॉर्म को हम ना करें, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो इंप्रेशन है आपका, वो आपका पहला इंप्रेशन है जो वेशभूषा अभिवादन से, जो हम अभिवादन करते हैं गुरुजनों का या अनुमति लेने जा रहे हैं, जिनसे पहली बार मिल रहे हैं, उनके पास जो हम अभिवादन करते हैं, वो जो हमारा तरीका है बोलने का, हम ये सोचते हैं कि हम यदि किसी कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ गुड मॉर्निंग बोलेंगे या उससे या हाय हेलो करेंगे तो उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। हमारी वेशभूषा ये कहती है कि हमारी वेशभूषा ये कहती है कि हम भारतीय संस्कृति के परिचायक हैं, है ना, परिचय दे रहे हैं, और हमारी जो बोलने की शैली है वो यदि पाश्चात्य शैली हो जाए तो विरोधाभास की स्थिति कई बार वो क्रिएट करती है, तो अगले के मन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये हमारी पहली जो कार्य जिस करने के लिए जा रहे हैं उस अनुरूप वेशभूषा होनी चाहिए। यहाँ पर विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि बीइंग ए मोटिवेटर, आप स्कूलों में भले जा रहे हो, जीन्स टी शर्ट पहन करके जाने की हम गलती ना करें। यदि हम मान लीजिए दिया की टी शर्ट पहन करके जा रहे हैं तो उसके नीचे की जो हमारा शर्ट है या जो हम पैंट पहन करके जा रहे हैं वो उसी अनुरूप, ताकि वो टी शर्ट और उसके मैचिंग बैठ जाए। इस तरह से दीदी आप देखेंगे क्या ये बात बीच में? मांगीलाल भैया आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। जी, तो मैं कह रहा था कार्य के अनुरूप, मैंने कहा पहले हमारा जो इंप्रेशन क्रिएट करने की चीज होती है वेशभूषा, दूसरा होता है हमारा अभिवादन का क्रम, और ये दोनों यदि सुनिश्चित करते हैं कि हम जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं हम उसके लिए उपयुक्त है या नहीं है, हम बोलेंगे, विषय को रखेंगे, वो बात की बात है ना। ये मान लीजिए प्राचार्य के कक्ष में जा रहे हैं तो परमिशन लेकर के जाएं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या इस तरह का हम जो अभिवादन करते हैं, नमस्कार, प्रणाम सर, या जैसे भी कहें, है ना, और उस हिसाब से जब हम जाते हैं तो वो जो हमारा पहला इंटरेक्शन होता है वो पहला इंप्रेशन हमारा क्रिएट होता है। दूसरा इंप्रेशन जो कहा मैंने कि जो डर के ऊपर जीत का काम है, तो वो जो नेक्स्ट स्लाइड भैया बता रहे हैं, देखिए अभी दिखाई दे रहा था भैया, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएं जो आप दिखा रहे थे अभी, ये वाला प्रसन्नचित्त मुद्रा, है ना। हमारे यहाँ गुरुदेव में मुझे बचपन का याद है, मैं जब इसी उम्र में रहा हूँगा जैसा ये बच्चा दिखाई दे रहा है, तो हमारे घर पहला स्टिकर जो घर पे आया था गायत्री परिवार का, वो स्टिकर था मुस्कुराते रहो, और माताजी पिताजी ने उसको आईने पे ला करके लगाया था हमारे, और तब से लेकर के अब तक बेशक कितने ही संजीदा माहौल में हम क्यों ना हो, भीतर से तनावग्रस्त हो, कैसे भी हो, लेकिन जो हमारी पहली जो इंप्रेशन है, जो तो हमारे फेस पे एक मुस्कान जिसको कहते हैं, है ना, दांत दिखाई दे ऐसा अनिवार्य नहीं है, बट हमारे एक स्मित जिसको कहते हैं, हिंदी का शब्द है स्मित, वो हमारे चेहरे पर बनी होनी चाहिए, हमारे मुस्कान हमेशा चेहरे पर बनी रहनी चाहिए। ये हमारा इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है वहां जाने का। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। अभी आप देखिए इस क्रम में आप देखेंगे यहाँ पर शब्द से ज्यादा आचरण का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। हम कई बार देखते हैं, अब ये वेशभूषा आप देख रहे हैं विवेकानंद जी की, इस वेशभूषा के ऊपर हमारे पिछले इसमें भी चर्चा हुई है, पिछले सत्रों में भी, स्टोरी टेलिंग में भी, और हमारे पीपीटी जो व्यक्तित्व विकास की थी, रिफाइनमेंट की थी, उसमें भी हमने चर्चा की थी। कब जब व्यक्ति का जो पोशाक है, जब उनसे पूछा गया कि आप इस पोशाक में क्यों पहनते हैं ऐसा पोशाक, तो उन्होंने गर्व से कहा था कि आपकी संस्कृति में जो है पोशाक दर्जी तैयार करता है और उसके आधार पर आप पर्सनालिटी उसकी डिफाइन होती है, हमारे यहाँ पर जो है ऐसी परंपरा नहीं है। तो ये जो सांस्कृतिक गौरव है, जो भीतर का हमारा कॉन्फिडेंस है हमारी संस्कृति पर, हमारे यहाँ के मूल्यों पर, सांस्कृतिक मूल्यों पर, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो हम कहते हैं शब्द से ज्यादा आचरण का प्रभाव पड़ता है ना। आप शब्द क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा आपका आचरण कैसा है। यदि हम कहते हैं, बच्चों को सिखाते समय भी कहते हैं आप बोलिए सॉरी बोलिए, तो बच्चा कई बार बोलता है सॉरी, है ना, मम्मी से सॉरी बोलो या पापा से सॉरी बोलो जब हम कहते हैं, या दोस्त से सॉरी बोलो कह लेते हैं, तो बच्चा गुस्से में कई बार ऐसा करके कहता है सॉरी। तो वो सॉरी बोलने का तरीका है, वो सॉरी बोल रहा है, बेशक वो माफी मांग रहा है, पर उसके आचरण से कहीं से भी वो जो शब्द कहा जा रहा है उसका प्रतिबिंब उसमें नहीं दिखाई देता है ना। तो ये शब्द के अंदर आचरण का प्रभाव जब आता है, तब जाकर के वो जो आचरण प्रभावी हो जाता है, शब्द हमारे गौण हो जाते हैं उसमें, है ना। फिर जो भी हम बात कहते हैं उसमें शब्द जो भले ही हमारे शब्द उस कैसे भी हो, लेकिन हमारा आचरण सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। कहते हैं ना, व्यक्ति का मूल्यांकन ड्रेसअप से, कई बार देखा होगा जो प्रोफेशनल मोटिवेटर्स होते हैं
वो हम सबको सलाह देते हैं इंप्रेशन इंटरव्यू के लिए जाने के लिए कि आप ड्रेसअप ऐसा कीजिए, ऐसे तैयार होकर के जाइए, एंटर करते समय ऐसे करिए, वो करिए। बावजूद इसके जब आपकी तैयारी और जब आपसे बोला जाएगा, पूछा जाएगा, तो वो जो आप इंप्रेशन आपने पहला इंप्रेशन जो ड्रेसअप से क्रिएट किया है, वो आपके ही बोलते ही वो धराशायी नहीं हो जाना चाहिए। यानी तब उसके बाद आता है कि आपके आचरण का क्रम आता है कि आप आचरण से आपके शब्दों का वजन बढ़ना चाहिए। चलिए अगले क्रम में चलते हैं। इसमें ये देखिए, जिसकी बात कह रहा था, आत्मविश्वास जागृत करने की ये पहली और अनिवार्य शर्त है किसी भी एक अच्छे प्रवक्ता होने की। संभाषण या भाषण या जो भी हम कला इस तरह की कहना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल में जिसमें कहते हैं, उसमें सबसे पहली चीज है आत्मविश्वास। भीतर मिरर में क्या दिखाई दे रहा है? शेर दिखाई दे रहा है और सामने कौन बैठा हुआ है? ये बिल्ली है, बट उसको जब प्रतिबिंब देख रही है तो उसको शेर का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ये उसका आत्मविश्वास है। यानी लघु में विभु की कल्पना की गई है। परम पूज्य गुरु मैंने वही कहा था, जो पहला सूत्र मैंने दिया था कि हम गुरुदेव के संदेश वाहक बन करके जा रहे हैं, हम गुरुदेव की बात कहने के लिए जा रहे हैं, तो हम कौन है? हम गुरुदेव के प्रतिबिंब है। तो हमारे भीतर क्या छलकना चाहिए? हमारे गुरु जी का व्यक्तित्व हमारे भीतर छलकना चाहिए। वो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस यहाँ से जागृत होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने विषय में माहिर हूँ, मैं अपने गुरुदेव की बात कहना जा रहा हूँ और गुरुदेव ने मुझे उपयुक्त क्रम में चुना हुआ है। आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ माई गुरु। मैं अपने गुरु का एक जो है इंस्ट्रूमेंट हूँ, है ना? तो ये भाव लेकर के जब हम जाते हैं, इस विश्वास के साथ जाते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास ऐसे ही जागृत हो जाता है। निश्चित आगे चलते हैं। आगे इसको आत्मविश्वास को जागृत करने का दूसरा तरीका मैंने ये भी कहा था कि उसके अंदर आपके विषय की तैयारी भी आती है। जब आप विषय की तैयारी करके गए हैं, पूरी तैयारी आपकी है, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप बरकरार रहता है। और बार-बार मैंने कहा कि हम ये सोच करके चलें कि हमारे साथ हमारे गुरुदेव हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आगे बढ़ता है। अब ये देखिए आत्म प्रेरणा। आत्म प्रेरणा भरने के लिए एक विषय देखिए, छोटे से लेकर के ऊपर ये मछली जंप कर रही है और उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि इस जार से वो उस जार में चली जाएगी, वो बीच में नहीं गिरेगी। उसे पता है कि जो बीच में गिर गई तो उसको क्या है, उसके तो आत्मरक्षा भी वो हो जाएगी, जीवित बचना भी उसके लिए असंभव हो जाएगा। लेकिन जब उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है, तो आत्म प्रेरणा इतनी हो जाती है उसकी कि वो कहता है, जिसको हम बच्चों को भाषा में कहते हैं, आई कैन डू इट। ये जो है, ये आत्म प्रेरणा का काम हमारा करते हैं और गुरुदेव ने हमें चुना है इस कार्य के लिए। ये आत्मविश्वास, ये हमारी प्रेरणा लेकर के जब हम चलते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है, हम उसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं आत्म प्रेरणा के बाद कि हाँ, गुरुदेव ने मुझे चुना है और मैं ये कर सकता हूँ। अब आती है बॉडी लैंग्वेज की बात। बॉडी लैंग्वेजेस हमारे इस संभाषण की कला में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। मेरा जहां तक अपना एक्सपीरियंस है कि बॉडी लैंग्वेज हमारी इस भाव से जो हम जा रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा, एक देखिए कि एक होता है जो व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व की हम बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा पिछली बार जो भैया कह रहे थे, युगल भैया की पर्सनालिटी आप देखेंगे, वो मेरे से पर्सनालिटी अच्छी लगती है देखने में। मेरी पर्सनालिटी उतनी उपयुक्त नहीं लगी, उतना सुंदर मैं नहीं दिखता हूँ, या जो बाहरी जिसको आवरण जिसको कहते हैं, जिस बाहरी पर्सनालिटी को देख करके लोग अपना हमारा असेसमेंट करते हैं, वो हो सकता है कि उतनी अच्छी ना हो हमारी एक दूसरे की। लेकिन जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, वो यदि हमारे आत्मविश्वास से हम अ, भीतर से भरे हुए हैं, तो फिर ये बॉडी लैंग्वेजेस के लिए बहुत ज्यादा उसमें मायने नहीं रखता है। मेरे हिसाब से मैंने जहां तक देखा है, हम सुदृढ़ता से अपनी बात कह पाए, इसके लिए जरूरी है कि हमारे भीतर का कॉन्फिडेंस हो। अब आती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से भी जो बात हम कहना चाहते हैं, वो कई बार इसमें दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग होते हैं। अभी आपने देखा होगा राजेश टेकरीवाल जी भाई साहब को, वो जब अपनी बात कहते हैं तो उनके बातों में उनके बॉडी पार्ट्स भी उनके साथ साथ चलते हैं, है ना? बॉडी पार्ट्स कैसे चलते हैं? वो जब कहानी के साथ साथ उन चरित्र को जब डिफाइन करने चलते हैं, तो वो भाव भंगिमा बनाते हुए चलते हैं, अपनी बॉडी से भी वो संदेश देते चलते हैं। ये इसका बॉडी का और हमारे विचारों का जो तालमेल रहता है, वास्तव में ये बॉडी लैंग्वेज है। जो हम कहना चाह रहे हैं कि हम यदि कहें कि बच्चों, हमें आत्मविश्वास से भरे होना चाहिए। अब मैं कहूं इसी सेंटेंस को दूसरी क्या इसमें कह रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं, देखिए बच्चों, हमें आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। और अब कहता हूं, बच्चों, हमें आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। आप देख रहे हैं,
मेरी बॉडी लैंग्वेज में शब्द वही है, लेकिन बोलचाल की भाषा में और मेरी बॉडी ने मेरी भाषा को उसमें वो बल नहीं दिया जो मेरी बॉडी लैंग्वेज से पहले उसमें आया था। बच्चों, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए, आई कैन डू इट। ये जब बात आप कहते हैं तो आपके कहने के लहजे से, आपके बॉडी के इमोशन से, जो लैंग्वेज है उससे, जो शरीर की भाषा है उससे हम वो कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज हमारा नेगेटिव इंप्रेशन देती है। जैसे हम कोई बात कह रहे होते तो हम पैर हिलाते हुए रहते हैं, ऐसा लगता है एक पैर हिलता हुआ रहता है, हम कुछ कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। हाँ, या हमारे बात हम जो कह रहे हैं और हमारे हाथ में कुछ पेन है उसको हम बार-बार घुमाते जा रहे हैं, है ना? या फिर हम बात कह रहे हैं और हमारी दृष्टि हमारी ऑडियंस की तरफ ना होकर के हम कभी इधर कभी उधर देख रहे हैं, यानी वो भीतर के कॉन्फिडेंस को परिलक्षित नहीं कर रही है। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये धीरे-धीरे अभ्यास से आपके आने लगती है, इसमें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे-जैसे आपके भीतर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये लैंग्वेज आपका साथ देने लगती है, भाव भंगिमाएँ उसी अनुरूप होती है। जैसा मैंने बच्चे का उदाहरण देकर के कहा था कि जब बच्चा यदि सॉरी कह रहा है, तो उसके कहने के साथ-साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसा ही परिलक्षित होनी चाहिए। जैसे सॉरी, मेरा सिर झुका हुआ है, मेरे शब्दों में विनम्रता है और मुझे जो कहा मैंने जो किया है, क्रिया गलती की है, उसके लिए मुझे पश्चाताप है। ये मेरे वाणी के साथ-साथ मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाई देना चाहिए। तो ये जो हम जब संभाषण की कला में जाते हैं, तो ये सब चीज़ें भी छोटी-छोटी बहुत मायने रखती है। आगे चलें भाई साहब? नज़र मिलाकर के बात करना। बताइए, नज़र मिलाकर के कौन बात करता है? 2 चीज़ें हैं, नज़र मिलाना, नज़र चुराना। तो नज़र मिला करके कौन बात करता है, नज़र चुरा करके कौन बात करता है? कोई बताएगा? कोई एक अनम्यूट होकर के बताएँ, हमारा साथी? नजर मिला प्रणाम सर। प्रणाम भैया। सर। सच्ची बात एक व्यक्ति बोलने को के बोलने दीजिए। हाँ जी, बोलिए सर ना, मैं आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी। पूजा बात कर रही हूँ सर, मैं देहरादून से। जी सर, जो कॉन्फिडेंस होता है, जो सही बोलता है वो नजर मिलाकर बात करता है, और जो गलत होता है, उसने कुछ गलत काम किया होता है, वो फिर आंखें चुराता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें 2 ही चीज़ें हैं, इसमें तीसरा कुछ भी नहीं। आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को सभी लोग। जी सर। नज़र मिला करके बात करना 2 आधार हैं इसके। पहला है हमारा आत्मविश्वास। यदि हम अपने आत्मविश्वास के साथ हैं, जो टॉपिक हमने तैयारी करके गए हैं, तो हमारे अंदर वो जो आत्मविश्वास रहता है, तो हम अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, आँख मिला करके बात कर सकते हैं। दूसरा, हम वो बात कहने जा रहे हैं, वो तथ्य और प्रमाण के आधार पर सत्य है। हम यदि सत्य बोल रहे हैं, तो उसमें फिर हमें कहीं का भी डर नहीं रहता। लीपापोती करने का कोई क्रम हो, किसी चीज़ को हम ढक रहे हों, या यूँ कहें, कई बार आपने भी देखा होगा, आप स्कूल लाइफ में रहते हैं, तो कई बार टीचर से आप कोई प्रश्न पूछते हैं, तो टीचर का कॉन्फिडेंस तो होता है, वो चूँकि पढ़ा रहा होता है, पर कई बार ऐसा कोई सवाल वो पूछ लेते हैं, हम बच्चे पूछ लेते हैं, तो टीचर भी ये कहता है, "बच्चों कोई बात नहीं, ये सवाल मुझे अभी नहीं पता है, मैं इसको आपको कल दूँगा।" और या जो दूसरे टीचर होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, जिनका कॉन्फिडेंस ना हो या उनको स्वीकारोक्ति नहीं होती, वो अपने आप को, अपनी कमी को छुपाने की कोशिश करेंगे, तो वो बोलेंगे, "बैठ जाओ, नालायक, कुछ भी पूछता रहता है।" ऐसे करके भी बच्चों को डाँट करके बिठा दिया जाता है। जो पढ़ाया जा रहा है केवल उसको ध्यान से सुनो। इतने भर से भी डाँट कर, तो बात दोनों तरीके से है कि आप अपने कमी को छुपाना चाहते हैं या नहीं जानते हैं, तो सहज रूप से कह दीजिए, बच्चों मुझे इस बारे में नहीं पता है, मैं अगली बार जब आएँगे तो हम इस विषय पर आपके सामने दोबारा इस विषय को रख पाएँगे। आप कह सकते हैं, या फिर जो आपको पता है कि मुझे इतना ही पता है, वो आप स्वीकार कर लें, तो भी आपके कॉन्फिडेंस उसमें आ जाएगा, है ना? 2-3 चीज़ें होगी आपकी, निडर होना या कॉन्फिडेंट होना, दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ निडर होने का मतलब है, निडर वो व्यक्ति होता है जो सत्य बोल रहा होता है, निडर वो व्यक्ति होता है, कॉन्फिडेंट वो व्यक्ति होता है जिसने अपने विषय वस्तु की तैयारी कर रही होती है। इसीलिए हमको जब हम दर्शकों के बीच में जाते हैं, बहुत सारे मैंने देखा है, तो कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ऑडियंस से आँख चुरा करके हमारा लेक्चर देने चले जाते हैं। हम इस तरह से तैयारी करके जाते हैं, मान लीजिए हम कोई सत्यनारायण की कथा कहते हैं कि एक थी लीलावती, एक थी कलावती और उसकी बच्ची जो है, और वो ऐसे सत्यनारायण की कथा का प्रसाद छोड़ करके चली गई, ऐसा हो गया। तो वो क्या कहता है, ऐसा लगता है कि आप वो विषय को रट करके आए हैं, आप उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो आपको परिलक्षित होने लगता है। तो वहाँ आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। आई कॉन्टैक्ट जब आप करने लगते हैं, सामने वाले की आँख में आप डाल देते हैं, बेशक आपको उत्तर पता है या नहीं पता है।
तो भी, है ना, जैसे कहते हैं मान लीजिए मैं फौजी हूं तो मुझे फौजी के तरीके से उदाहरण देने का मैं कहता हूं कि यदि मान लीजिए मेरे सामने कोई अचानक कोई व्यक्ति आ जाए और मेरी राइफल में गोली नहीं लदी हुई है, तब भी मैं क्या करता हूँ, एक्शन लेकर के अपनी राइफल उसके ऊपर तान करके और ट्रिगर के ऊपर अपना हाथ रख देता हूँ। मुझे ये पता है कि इसके अंदर गोली नहीं है, पर लेकिन सामने वाले को ये नहीं पता होता है कि इसके अंदर गोली है या नहीं, तो वो डर जाता है। तो हमारा कॉन्फिडेंस उस स्तर का होना चाहिए कि हम नजरें मिला सकें, हमें वो कॉन्फिडेंस हमारे भीतर से आना चाहिए। तो ये आता है तब जब हम अपने विषय की तैयारी कर लें, और दूसरा ये कि हम जो बात कह रहे हैं वो गुरुदेव की बात है, सत्य है, तथ्य पर आधारित है, तो हम आई कांटेक्ट में कर सकते हैं। ये सबसे पहली शर्त है, कभी भी अपनी ऑडियंस से आंख ना चुराएं, उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करें, है ना। चलिए आगे चलें इसमें। जी भैया आगे अब इसमें चलते हैं, अभ्यास और प्रयोग। अब ये ऐसी चीज है, कॉन्फिडेंस लाने के लिए विषय की तैयारी करने से ही रिलेटेड ये दोनों चीजें हैं, अभ्यास और प्रयोग। अभ्यास और प्रयोग कैसे करें अभ्यास? तो अभ्यास ये है कि जिस विषय को हम तैयार करना चाह रहे हैं, बताने जा रहे हैं, उसका हम पूर्ण रूप से अभ्यास करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार उस विषय वस्तु के बारे में कॉन्फिडेंट हो जाए कि कहानी बतानी है। यदि मुझे गुब्बारे वाले की कहानी बतानी है, तो गुब्बारे वाली कहानी मैंने 3 बार, 4 बार मन ही मन रट ली है, बता ली है, मैं कह पा रहा हूँ। ये मेरा अभ्यास हो गया। अब उसका प्रायोगिक कैसा होना चाहिए? तो प्रायोगिक करने के लिए इसका मैं इसमें 2 प्रयोग दिए सामने, इसमें दिखाई दे रहा है, आप जब देख सकते हैं कि ये एक सामने बंदा है और वो अपने बात को कहने के लिए आईने में देख करके प्रैक्टिस कर रहा है। वो देख पा रहा है कि उसके जो गेटअप है उसका, या उसका जो वेशभूषा है वो कैसी उसकी दिख रही है, वो दिखने में कैसा दिख रहा है, जब वो बोल रहा है तो उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो आपको मिरर में दिखाई दे जाते हैं। इस मिरर में देखने का जो दूसरा तरीका है, इस मिरर को आप माइनस कर दीजिए, मिरर आप रख लीजिए। मान लीजिए कोई अपने बच्चों के बीच में आप बात कहना चाह रहे हैं, तो आप अपने छोटे बच्चों को, घर में बच्चों को बोलिए, बेटा रुको मैं आपके सामने कहानी सुनाती हूँ, मैं इस विषय को रखना चाहती हूँ। आप घर में अभ्यास कर लीजिए। आपके साथ बच्चे नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस अभ्यास को कर सकते हैं कि सुनो भैया एक टॉपिक मुझे तैयारी करनी है। और इसके लिए मैं ये कहूंगा कि अभ्यास आप जब भी करें तो आप अपने, जैसे मान लीजिए हम 3-4 लोगों की टीम है जो स्कूल जाना चाहती है, या अभी फिलहाल मैं अकेला हूँ या 2 लोग हैं, तो दीदी मैंने ये विषय तैयार किया है, आप मुझे इस पर बताइए। ये आधे घंटे का मैं विषय रख रही हूँ। वो आधा घंटा वो व्यक्ति आपको लगाता रहेगा और एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएगा, वो बताएगा आपको। या फिर उसी दौरान आपको टोकने का दिया, आपने बोल दिया कि आप मुझे बीच में टोक सकते हैं, तो वो आपको वो तुरंत आपकी गलती यहाँ बताएगा। जैसे पिछली बार अब एक कहानी सुना रही थी हमारी दीदी, जिसमें अरुणिमा सिन्हा की कहानी थी, और उन्होंने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश के बास्केटबॉल खिलाड़ी थी। हमारे को पीपीटी में बताया गया था कि वो वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी। तो यदि मान लीजिए हम अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास में ये पता चला कि हमने तो कहा वो गलत हो गया, तथ्य उसके विपरीत हो गए, सत्य नहीं है वो जो चीज हम कह रहे हैं, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो साथी है वो हमको ये बता पाएगा कि नहीं इसको आप, तो आप देखा होगा कि आपने, हमारे भाई साहब लोग बीच में आपको रोक देते हैं, टोक देते हैं या बताते हैं, और उसके बाद में समीक्षा करते हैं कि दीदी आपने यहाँ पर गलती की, इसको ऐसे नहीं ऐसे कह देना चाहिए था। उमा दीदी ने भी कई बार इस चीज को कहा है, और हम लोग भी बीच बीच में कहते रहते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा कहना चाहिए था, ये तथ्य ऐसा है। तथ्य और सत्य के आधार पर हमारी बात होना चाहिए, तो हम कॉन्फिडेंस हो जाए, प्रयोग हो जाए इसका। छोटे बच्चों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, अपनी बाल संस्कार शाला में हम अपना अभ्यास यहाँ से कर सकते हैं, और जब हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए तब जाकर के हम स्कूल में जा सकते हैं, टीचर्स के बीच में जाकर के अपनी बात को कह सकते हैं। तो अभ्यास छोटे से शुरू करके आगे के लिए हम तैयारी कर सकते हैं। और कई बार तो मैंने देखा, जब मुझे एक बार ऐसे ही मेरे युगल किशोर भाई साहब जैसे लोग के साथ में पहली बार एक बार गया, तो उन्होंने कहा कि अब एक काम करते हैं भैया, तैयारी आप भी कर लो, तैयारी मैं भी करता हूँ, दोनों लोग तैयारी करके चलते हैं। यदि इन केस मुझे कोई आवश्यकता पड़ी, मैं नहीं जा पाया, तो आप एक काम करना, आप क्लास ले लेना। मैंने कहा ठीक है, और बोले हम चलेंगे दोनों लोग, हो सकता है यदि दोनों नहीं चल पाए, आप अकेले जाएंगे तो आप भी कह लेंगे, तो हमने तैयारी दोनों लोगों ने कर ली। और जब मैं वहां पर मंच पर गया, तो उन्होंने क्या काम किया, मेरे जो साथी थे उन्होंने कहा कि आज इस विषय को प्रतिपादित करेंगे, हमारे साथ ये भाई साहब आए हैं वो कहेंगे। अब कहना, मैं तो इस मानसिकता के साथ गया था कि मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा, भाई साहब है, भाई साहब कह लेंगे अपनी बात को, लेकिन मुझे ही खड़ा कर दिया गया, बोले कि आप कहिए। तो आप सोच सकते हैं, तो पहले सबसे डर की अनुभूति हुई, कॉन्फिडेंस। फिर मैंने कहा नहीं, फिर हमने क्या किया, मन ही मन गायत्री मंत्र बोला, गुरुदेव को स्मरण किया, गुरुदेव चलिए, मुझे आज गुरुदेव ने मौका दिया है आज इस गैदरिंग को एड्रेस करने का, और वो भीतर से कॉन्फिडेंस जागृत करके एक बार आंख बंद किया, गुरुदेव का स्मरण किया और मंच पर खड़े हो गए।
बस इतना ही काम करना था, अभ्यास हमारा पहले से था, तो हम उसमें सफल हो सके। बस इतना ही क्रम है कि अभ्यास और प्रयोग आप घर पे करके देखें, अपनों के बीच में करके देखें, छोटी गैदरिंग में करके देखें, ताकि आपको बड़े मंच पर बोलना डर रहेगा और ना ही आपको इस बात का एक बोध रहेगा कि कहीं गलती ना हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। आगे चलें भैया? ये बात बार-बार कही जा चुकी है, इसके लिए कोई वो नहीं है। मैंने भी बताया कि अभी मुझे लिखना है, तो मैंने आप समझेंगे नहीं, ये मेरे पास एक ऐसी डायरी है और मैं खूब लिखता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, जुगल भैया से भी मैंने बात की थी। हम कितनी भी कुछ भी करें, आप देख सकते हैं, इतने सारे पन्ने इसके अंदर जो है, लिखने का क्रम होता है लगातार, कि हमें कौन-सी बात कहनी है, कौन-सी कहानी सुनानी है, क्या कहना है और कब कहना है, कि ये समय सीमा का भी हमको ध्यान रखना है, तो हम उसको कैसे बाँध पाएँ, ये पूरी की पूरी तैयारी हम पहले से करके रखते हैं, बेशक हमारा विषय पहले से ही प्रतिपादित किया हो। ये विषय यदि मुझे कल फिर रखना होगा, तो मैं आज की तैयारी पर बेस नहीं करूँगा, कल फिर मैं पुनः इसकी तैयारी करके फिर एक बार जो मैंने लिख करके रखा है, जिन बिंदुओं को मैंने देखा है, जिन स्लाइड्स को मैं गो थ्रू हो चुका हूँ, उसको एक बार और कहता हूँ और ये कहने की कोशिश करता हूँ कि आज जो मैंने कहा था, उससे कल का जो मेरा लेक्चर है या कल का जो मेरा संभाषण है, वो उससे और बेटर होना चाहिए। मैं यहाँ पर अटक गया था, मेरे शब्दों में यहाँ मैं शब्द मुझे नहीं मिल पा रहे थे या ये तो आपके जो सहयोगी जाते हैं, जो आपके साथ जाते हैं, वो आपके समीक्षक के रूप में साथ में ज़रूर रहें ताकि वो आपको बता सकें। केवल यही नहीं कि नहीं भाई साहब बहुत अच्छा हुआ, चापलूसी ना करें। हम जब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो एक-दूसरे जो हम टीम के साथ जा रहे हैं, तो हम एक सच्चे आलोचक के रूप में हम अपने सभी भाई-बहनों का विश्लेषण करें, उनकी प्रतिभा का जो है हम आकलन करें और उनके अनुरूप जो सुधार की गुंजाइश है जहाँ-जहाँ भी है, वो हमको उनको बताना चाहिए। चलिए आगे के क्रम में चलते हैं। जानकारी, एक्सपर्ट बनने के लिए हमें ये ब बात पहले 15 मिनट कर देना है, तो आपके पास 1 घंटे की तैयारी होनी चाहिए। इस तरह से आपकी यदि तैयारी रहेगी, तो वो आपका क्योंकि 1 घंटे की तैयारी को 15 मिनट में आप कह सकते हैं, पर 15 मिनट की तैयारी को 1 घंटे तक आप नहीं खींच सकते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो आपका विषय यदि आपने किया है और 15 मिनट की ही तैयारी है, तो आप 15 मिनट ही बोलिए। उसको 1 घंटे में बताने का ऊँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें भी मास्टरी कर लेते हैं। अरे! मैं क्या कह रहा था भूल गया। फिर ऐसे भूलने की मुद्रा कर लेते हैं तो बच्चे हमारी तरफ अटेंटिव हो जाते हैं। अरे! सोच रहे हैं, अच्छा आप भी भूल जाते हैं ना बच्चों को कोई चीज़, मुझे भी ऐसा ही विस्मरण हो जाता है। मैं तैयारी करके आया था, लेकिन फिर भी मैं भूल गया। आप भी भूलते हो ना? फिर क्या करना चाहिए? तो कहीं न कहीं ऐसे कोरिलेट करके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके हम अपनी उस कमी को इतनी चतुरता से छुपा लेते हैं कि लोगों को लगता ही नहीं कि ये भूल गए थे। हम ये कहते हैं देखा मुझे पता था, बावजूद इसके मैंने इसलिए कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मैंने ये भूलने का नाटक किया। तो आप अपनी भूल को इस तरह से ढक भी सकते हैं, बशर्ते है आपने विषय वस्तु की तैयारी पहले से कर रखी है तो। निश्चित रूप से आगे चलें। प्रभावी उपदेश, ये बड़ी बात है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हम उपदेश नहीं करने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की बात कहता हूँ। गुरुदेव कहते हैं, बेटा बेटा ये साधना मैंने अपने जीवन में की है। जैसे वो आसान व्रत करने की बात करते हैं, हफ्ते में 1 दिन व्रत करने की बात कहते हैं, तो बेटा इसको मैंने इतने वर्ष जी लिया, मैंने अपने ऊपर इसको लेबोरेटरी में प्रयोग करके देख लिया, तब मैं आपसे इसको कहता हूँ। तो जब गुरुदेव कहते हैं कोई भी बात को, तो उसके पीछे जो उपदेश का जो क्रम है, वो प्रभावी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो उनके आचरण में है। वो थोथी बात नहीं कह रहे होते, वो अपना अनुभव शेयर कर रहे होते हैं। ऐसे ही हमारा उपदेश जो है, वो प्रभावी तब बनता है यदि हम बच्चे को कहें कि बच्चों कल सवेरे जल्दी उठना चाहिए, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए, हमें प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। और भाई साहब
आज हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। और हमें स्कूल में समय मिला था कि भाई साहब आप 1 बजे से 2 बजे के समय में आइए, और हम पता चला भाग दौड़ करके किसी तरह से 1:10 तक पहुंच रहे हैं, या 1:05 तक पहुंच रहे। भाई साहब थोड़ा सा देर हो गई, विलंब हो गया। तो आप देना चाह रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर, और आप अपने आचरण से ही 5 मिनट देर से पहुंचे हैं। तो ये उपदेश आपका प्रभावित कभी नहीं हो सकता। तो इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, और मैं स्वयं भी अपने जीवन में इस बात को बड़े गहराई से विचार करता हूँ कि जो बात मैं दूसरे के सामने कहने के लिए जा रहा हूँ, पहले वो मेरे जीवन में है या नहीं है। तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा, कहते हैं इसमें कहानी के रूप में बताता हूँ कि अब वो अलग-अलग लोग अलग-अलग जगह अलग-अलग सुनते हैं कि कोई कहता है कि गांधी जी की कहानी, कोई कहता है किसी ऋषि की कहानी है, किसी महात्मा की कहानी के रूप में। तो कहानी के रूप में सुन लेते हैं कि गांधी जी के पास एक महिला गई और उन्होंने कहा कि गांधी जी ये जो मेरा छोटा बच्चा है, ये मीठा बहुत खाता है। तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी फिर बोले अच्छा, तो फिर उन्होंने मैं क्या करूं? तो बोले आप इसको कहो कि मीठा कम खाएगा, इसके दांत टूट रहे हैं, देखो आपके ये जो है दांत इसके जो है से मीठे से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा इससे। उन्होंने गांधी जी ने उस बच्चे से कुछ नहीं कहा। वो महिला चली गई, सोची रही कि गांधी जी ने कहा क्यों नहीं, बोले उन्होंने कहा कि मैं कह दूंगा। अब वो गांधी जी की बात को कौन टाले। महिला फिर कुछ दिनों बाद जब वापस आई तो उन्होंने कहा अच्छा वो बच्चा, बोले हाँ साथ आया। गांधी जी से बोला देखिए ये बच्चा है, तो बोले इधर आओ बेटे। तो उन्होंने बोला अच्छा अरे मीठा खाते हो, मिठाई बहुत पसंद है? बोला हाँ। बोला मुझे भी बहुत पसंद है। तो बोले फिर? तो बोले नहीं इतना मीठा नहीं खाना चाहिए, इसको तुम कम कर सकते हो, इसको ना थोड़ा थोड़ा कम करो, ज्यादा मत खाया करो। तो बोले अच्छा। गांधी जी ने कह दिया उससे बच्चे से। वो जो बहन थी वो बड़ी असमंजस में कि गांधी जी ने इतने दिन का समय लेकर के बच्चे से फिर क्यों कहा। तो उन्होंने कहा कि बहन जी जब आपने पहली बार मुझे कहा था तो मैं भी मीठा बहुत ज्यादा खाता था, मैंने इतने दिन मैंने अभ्यास किया और मैंने अपने मीठे को स्वयं कम किया है, और तब मैं इस बच्चे को कह पा रहा हूँ कि आप मीठा कम खाइए। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि हम गायत्री परिवारजन जो है कहते मन भर है और करते कण भर है। कहने के लिए तो हम गुरुदेव की बात को लेकर के पता नहीं क्या क्या कह देते हैं मन से, बट प्रभाव उतना ही पड़ता है। ये मैंने अपने जीवन का व्यक्तिगत अनुभव यही है, प्रभाव उसी बात का पड़ता है। आप कितने ही शब्दों को कह दीजिए, कितने ही अच्छी बातों को कह दीजिए, बच्चों के मन को वही बात छू पाती है जो आपके जीवन में है, वो भले दिखाई ना देती हो। आप पंक्चुअल है कि नहीं है, आप साधना करते हैं कि नहीं करते हैं, आप उषापान करते हैं कि नहीं करते हैं, बच्चों को आप समझाने जा रहे हैं। यदि आपने उषापान आपके जीवन में नियमित है तो आप यदि बच्चे से कह रहे हो तो बच्चे अपने आप उषापान करने लगेंगे, और यदि आप नहीं कहते हैं और फिर भी आप कह रहे हैं तो बच्चे नहीं करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप लोग इस पर प्रभाव जो है रिसर्च करना, अपना अनुभव शेयर करना और बताना कि क्या वास्तव में ये प्रभावी उपदेश देने का सही तरीका है या नहीं। बात को कहें, हम उसी बात को कहें जो हमारे आचरण में उतरी हुई है ना, या हम वो बात ना कहें जो हमारे जीवन में परिलक्षित नहीं होती है। ये बहुत सुंदर सा सूत्र गुरुदेव का है। अब आगे आइए, कहते हैं माइक पर बोलने का अभ्यास कीजिए। माइक पर बोलने के लिए कई बार ऐसा करके लोग बोलते हैं कि माइक से ज्यादा दूर रहना है, कितनी दूर रहना है। कई बार क्या होता है, बड़े आवेश में आकर के हम हाथ करते हैं तो फटाक से हाथ जाकर के माइक में लग जाता है ना, और लग जाता है, फिर हम माइक को संभालने लगते हैं या इतने जोश में आ जाते हैं कि जोर से बोलना शुरू करते हैं शब्दों को, जो बात धीरे से भी कह करके, क्योंकि माइक लगा हुआ है। आप धीरे भी बोलेंगे तो माइक की आवाज बच्चों तक ज्यादा मात्रा में जा रही है, आपको जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो कभी कभी ये हमारी त्रुटि हो जाती है कि हम माइक पर बोल रहे हैं तो उसका धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। शुरू में थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है, बट माइक अपने आप में आपकी आवाज को एम्पलीफाई करता है, तो आपको अपनी आवाज को थोड़ा संयमित रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसमें दो चीजें हैं, स्पष्ट उच्चारण। अब हो सकता है जैसे मेरे जैसा कोई सीनियर कार्यकर्ता है, उसके 2-4 दांत टूटे हों, तो हो सकता है उसके बोलचाल में गड़बड़ हो जाए, लेकिन जो शब्द है ना, शांति कहाँ मिल सकती मन में। कल एक गुरुदेव की जो आरती हमारी वो एक प्रज्ञापीठ में गाई जा रही थी, तो हम सब कह रहे थे, जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। अब शक्ति बोल रहे हैं, जबकि है वो मिल सकती मन में।
शक्ति और शक्ति अलग अलग चीजें हैं। हम बोल रहे हैं शक्ति, मतलब हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो शक्ति है, और सुनाए अगले के पास जा रहा है कि शक्ति की बात हो रही है ना। तो ये क्रम है कि हमारा स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, आवाज में उतार चढ़ाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहां जैसी बात कहनी है ना, जैसे बच्चों के साथ कह रहे हैं तो बच्चों को उस तरह से कनेक्ट करने की बात कही थी, उसको मैंने स्पष्ट वहां से भी किया था कि जब हम सॉरी बोल रहे हैं तो हमारे शरीर के साथ साथ आवाज भी उसी स्तर की होनी चाहिए, जो उतार चढ़ाव होना चाहिए उसका स्पष्ट होना चाहिए। ये स्पेशली आवाज का उतार चढ़ाव हमारा कहाँ काम करता है, जब हम बच्चों को स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं, उनको हम कोई कहानी सुना रहे होते हैं। कहानी सुना रहे होते हैं तो आपके शरीर को भी उसके साथ साथ बोलना चाहिए। एक जंगल था, उसमें शेर रहता था, एक छोटा सा चूहा भी था। अब एक छोटा सा चूहा भी था। चूहा बोलते समय मेरी आवाज जो छोटी हो गई, कम हो गई। आवाज से भी लग रहा है, एक्शन से भी लग रहा है कि हम किसी छोटी चीज की बात कर रहे हैं। शेर जब उन्होंने कहा तो मेरे हाव भाव, मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरी आवाज का उच्चारण भी जो ओजस्वी हो गया। तो ये जो उतार चढ़ाव और स्पष्ट उच्चारण की बात है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कन्वे करना है, जो शब्द हमारे वही कानों के द्वार से होकर के बच्चे के मन तक पहुंच रहे हैं, तो इसमें स्पष्ट उच्चारण और आवाज का उतार चढ़ाव आपको विशेष रूप से इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, इसको अभ्यास से आ जाता है। और लास्ट में जो है आगे धीरे धीरे समय की सीमा को देखते हुए, भी समय हमारा भी ये कह रहा है कि 9 बजने को है और हमारी स्लाइड अभी पूरी होने को चल रही है, तो समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अभी वहां से निर्देश आ जाएगी, समय सीमा भाई 1 घंटे का समय था, खत्म हो रहा है, तो मुझे अपने टॉपिक को उतने समय में बांधने की कोशिश करना चाहिए। तो हम उसका बार-बार अभ्यास करेंगे। तो मैंने कहा था कि यदि 15 मिनट ही बोल पा रहे हैं तो उसको 1 घंटा नहीं बोल सकते हैं, पर 1 घंटे विषय वस्तु को यदि हमको आधे घंटे में बोलने के लिए कहीं परमिशन मिलती है, तो किस विषय को काट-छाँट करना है, किस विषय को तवज्जो देनी है या उसको एम्फसाइज करना है, या जिसके ऊपर ज्यादा जोर देना है, ये बात हमको पता होनी चाहिए और हम अपनी बात को उतनी ही शॉर्ट में कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल प्रामाणिक तथ्य और दृष्टांत, कहानी एवं वीडियो, ये हमारे लिए जरूरी है उस समय जब हम पीपीटी के माध्यम से या दृश्य और श्रव्य माध्यम से बच्चों के साथ जुड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप जो बात कहें वो प्रामाणिक होनी चाहिए। मैंने सुना था, ऐसा नहीं, सुने वाली बात को आप नहीं कह सकते हैं। तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, उसके दृष्टांत आप उसके हिसाब से रखें। आप यदि कोई कहानी या उसका वीडियो चला रहे हैं, सुना रहे हैं, तो वो बिल्कुल तथ्यपूर्ण होनी चाहिए। यदि फिक्शन है तो फिक्शन की तरह हम सोच सकते हैं, कल्पना कीजिए तो कल्पना कीजिए, तो बात सही है, तो आपको उसके साथ कल्पना शब्द जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमको प्रामाणिक तथ्य और दृष्टांत जो है, कहानी और वीडियो, ये हमारे सहायक हैं जब हम अपनी बात को कहते हैं, तो इनको आप जरूर रखें। और लेटेस्ट यदि कोई बात है तो उसको जरूर हमको आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ने का हमको वो हुनर आना चाहिए, वो कला हमारे बीच में होनी चाहिए कि अभी-अभी ये ऐसी कोई घटना, दुर्घटना समाज में, हमारे शहर में, हमारे आस-पास हुई है, जिसका पूरे, जैसे मान लीजिए अभी एक हमारी संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। ये एक तथ्य, यदि हम कोई ऐसी बात कहना चाह रहे हैं जिसमें हम इस चीज को कोरिलेट कर सकें, तो इस बात को हम तुरंत वहां के वहां रख सकने की हमारे अंदर कला होनी चाहिए, ये हमको विकसित करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। संसाधन, देखिए इसमें एक बहुत ही स्पष्ट है कि जो कोई बात कही जाती है, आप केवल कान से सुन रहे हैं, आपके सामने कोई दृश्य नहीं है, तो जैसे मान लीजिए आप रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो सुनने में आपके कान सुन रहे होते हैं और हम अपनी कल्पना शक्ति से उस सीन को अपने कल्पना शक्ति के हिसाब से क्रिएट करते हैं। जब श्रव्य माध्यम भी हमारे साथ होता है और दृश्य भी होता है, तो जो गाया जा रहा है उसी के साथ यदि सामने चित्रण होता है, तो उसका कहते हैं हमारी जो भी शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं, जितने ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग उस बात को सुनने समझने के लिए किया जाता है, वो मस्तिष्क में उतना ही स्थायी प्रभाव पैदा करती है। वो स्थायी प्रभाव पैदा करने के लिए जितने हमारे माध्यम हो सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि यदि आप बोल रहे हैं, लेक्चर ही दे रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जो संभाषण का क्रम है उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज महत्वपूर्ण है। तो यदि आप प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा रहे हैं तो आप बोलते रहिए और बच्चे का ध्यान प्रोजेक्ट पर चल रही जो स्लाइड इस यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसे ही स्लाइड पर ध्यान रहता है, और जो आप बोल रहे होते हैं वो सुन रहा होता है, वो दोनों चीजों को कोरिलेट करता है, उसकी 2 इंद्रियां एक साथ काम करती है।
और उसके माइंड पर वो ज्यादा इंप्रेसिव होती है। और तीसरा इंप्रेशन हमने कहा कि आपके आचरण का होता है कि आप जो बात कह रहे हैं वो आपके यदि आचरण में है तो उसका प्रभाव ऑटोमेटिक क्यों स्थूल है। गंगा यमुना हमारे दृश्य और श्रव्य हो गए और सरस्वती की जगह हमारे आचरण की बात आती है। आगे चलें, बड़ी सोच, ऊंचा लक्ष्य लेकर के हम अपनी बात लेकर के चलें। इसमें बहुत ज्यादा अभी कहने की जरूरत नहीं है कि हाँ, पर हमारा जो भी उद्देश्य है वो सुस्पष्ट होना चाहिए, है ना? संचालक के गुण, अब यदि मान लीजिए आप संचालन कर रहे हैं, 2 टीम में जा रहे हैं, 3 में जा रहे हैं, अभी उमा दीदी ने जैसे संचालन किया, मेरे बारे में महिमा मंडन किया। महिमा मंडन करने से क्या होता है या किसी के बारे में कोई चीज़ बता देने से, जानकारी देने से क्या होता है? तो उसमें ये होता है कि जो आगे की ऑडियंस है, आजकल ये सहज मानसिकता हो गई है कि हमारे सामने जो कहने वाला व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व उससे परिलक्षित होता है। उसके डिग्री से, उसके एजुकेशन से, उसके सर्विसेज से, उसके अनुभव से, है ना? तो इससे वो दर्शकों की रुचि पड़ती है, अगले वाले को लगता है कि नहीं ये जो व्यक्ति कहा जा रहा है, कहने आया है, ये योग्य व्यक्ति है और इसकी बात को हमको सुनना चाहिए। एक कॉलेज में मैं गया और उस समय संयोगवश मैं धोती कुर्ता पहने हुए था और इंजीनियरिंग कॉलेज का वो दृश्य था। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं गया और दुपट्टा भी डाल रखा था। वो गए, बोले गायत्री परिवार से हमारे सराटकर जी आए हैं, भाई साहब ये आपको कुछ कहेंगे। तो हमने कहा चलिए कहते हैं। तो मैंने बच्चे से पहला प्रश्न पूछा, तो आप मेरी ड्रेस देख करके क्या समझ रहे हैं? तो बोले, मैंने कहा लग रहा है कि पंडित जी है। बोले हाँ, आपको? मैंने कहा ये भी लग रहा होगा कि ये पंडित जी आए हैं हमारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में, अब हमको क्या बताएंगे? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोले हाँ लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। तो बोले आप क्या लगता है कि मैं कुछ कह पाऊंगा आपसे? तो बोले वो तो आपके कहने के बाद पता चलेगा। तो हमारा परिचय कई बार हमारे ड्रेसअप से यदि नहीं हो रहा है तो फिर हमारा जो मतलब पहला तो यही है कि हमारे परिचय इस तरह से दिया जाए। दीदी ने बताया कि इनका 20 साल का ये वायुसेना का अनुभव, 20 साल का इधर है, युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हैं, संस्कार शाला संचालन करते हैं। तो अगले को लगता है कि नहीं ये योग्य व्यक्ति है जिसकी बात को हमको सुना जाना चाहिए। तो ये जरूरी है, इससे हमारा जो है व्यक्तित्व की जो पर्सनालिटी की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से भी शुरू होती है। बच्चे इसको ज्यादा ग्रहण करते हैं बजाय बाकी किसी और चीज को, है ना? आगे चले, समय प्रबंधन की बात है। समय प्रबंधन जरूरी है, वो हर बार आएगा आपका। अपने प्रदर्शन पर निगाह रखें, मैंने कहा इसलिए निगाह रखने के लिए आप 2-3 लोगों को साथ लेकर के चलिए कि वो आपके ऊपर निगाह रखते चले। जैसे ही आपका जो पीपीटी खत्म हो तो वो पता चले, वो कहें भाई साहब लेक्चर तो बहुत अच्छा था लेकिन यहाँ पर आप गलती कर गए, यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, इस तरह से कहना चाहिए था। और उसकी समीक्षा होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य एक है कि हम गुरुदेव के कोई एक विषय को लेकर के बच्चों में बीच में गए थे, हमने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में पूरे अपने पूरे मन से, तन मन से हम जाकर के अपने उस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके अंदर से ही पता चल जाएगा। जैसे अभी मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि आज जो मुझे विषय दिया गया था मैंने उसके साथ न्याय किया है। आपकी हो सकता है, आपकी जो है आकलन आपका कुछ और भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो विषय दिया गया था वो हो सकता है थोड़ी सी समय सीमा आगे पीछे हो रही हो, लेकिन मैंने अपने लक्ष्य को, क्योंकि ज्यादा स्लाइड्स नहीं थी और ये विषय ऐसा था जो कि हम सबको जानना था और एक ही बार में कहने की कोशिश की, इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा जरूर लगा है, पर मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचा हूं, मुझे ऐसा लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार आपका। आपने